हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इन द प्रीवियस वीडियो दैट इन द लेक्चर 6 हम लोगों ने न्यू चैप्टर स्टार्ट किए थे, दैट इज द बायोमोलिक्यूल्स, जहां पर हम लोग मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड को कंप्लीट किए थे। सो इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे बायोमोलिक्यूल्स पार्ट 2। इसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट द पॉलीसैकेराइड्स। सो चलिए वीडियो की ओर मूव करते हैं। फ्रेंड्स, पॉलीसैकेराइड्स ऑलरेडी मैंने इसका बेसिक आइडिया दिया था दैट इट इज the polymeric carbohydrate structure formed of repeating unit joined together by glycosidic bond। यहाँ पर एक याद रखने का वाला बात है कि polysaccharides form through the glycosidic bond, and these structure are often linear but may contain various degree of branching। so often polysaccharide क्या होता है, स्ट्रक्चर इसका लीनियर होता है बट समटाइम इट में कंटेन ब्रांचिंग। so ये देखिए, सपोज ये लीनियर हुआ बट कभी कभी ये ब्रांचिंग भी हो सकता है। so this is important part। Depending on the structure, these microbials can have distinct property from the monosaccharide building block, and they may be amorphous or even insoluble in water। so polysaccharides का important characteristic क्या है कि they may be amorphous or insoluble in water। so sometimes it may be soluble or it may be insoluble in water, depending on the characteristic of monosaccharide और disaccharides। क्योंकि polysaccharide जो क्या होता है, बहुत सारा मोनोमर ही मिलकर polysaccharide बनाता है। सो चलिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड्स के बारे में बात करते हैं, जो कि होता है स्टार्च। सो स्टार्च इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड्स, एंड यह क्या होता है, एक ब्रांच न्यूट्रिएंट स्टोरेज होमोपॉलीसैकेराइड्स ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल का होमोपॉलीसैकेराइड्स होता है, एंड इट इज मेयरली सॉल्युबल इन वाटर। यह एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसका, दैट इज इट इज मेयरली मींस बहुत कम ही वाटर में सॉल्युबल होता है। एंड एग्जिस्ट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ग्रैन्युल। सो ग्रैन्युल के साइटोप्लाज्म में ये एग्जिस्ट करता है। ग्रैन्युल मींस आपको प्लांट वगैरह में ग्रैन्युल होता है, उसी में एग्जिस्ट करता है। स्टार्च मोलिक्यूल एग्जिस्ट इन अ कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ साइज विद द लार्जेस्ट मोलिक्यूल कंटेनिंग थाउजेंड ऑफ ग्लूकोज और ग्लूकोसाइल यूनिट्स। ईच स्टार्च मोलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग ब्रांच चेन ऑफ अल्फा ग्लूकोज और अल्फा मोलिक्यूल्स। सो हर एक स्टार्च जो होता है वो अल्फा मोलिक्यूल्स को करता है, एंड these are means basically joined together through the glycosidic bond। so glycosidic bond are established between C1 and C4, means कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में glycosidic bond होता है। except at the branch unit। branch unit को छोड़ के सब जगह क्या होता है, C1 और C4 होता है। और branch unit में क्या होता है, 1,6 glycosidic bond बनता है, मींस कार्बन 1 और कार्बन 6 के बीच में glycosidic bond बनता है। फ्रेंड्स, ब्रांच जनरली जो होता है स्टार्च में occur होता है आफ्टर एवरी 24 to 30 ग्लूकोज यूनिट। तो सपोज ये आपका स्टार्च का मींस डायग्राम है। सो ये आप देख सकते हैं 1 ग्लूकोज यूनिट है, सेकेंड ग्लूकोज, सेकेंड, थर्ड। तो सिमिलरली 24-30 ग्लूकोज के बाद एक ब्रांच होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, 1,6 हो रहा है यहाँ पर ब्रांचिंग में। बट यहाँ हो रहा है 1,4 लिंकेज हो रहा है, मींस कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में लिंकेज हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टार्च। फ्रेंड्स, मूव करते हैं अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड, जो कि होता है ग्लाइकोजीन। यह भी एक इंपॉर्टेंट है। इट इज अ ब्रांच्ड न्यूट्रिएंट स्टोरेज होमोपॉलीसैकेराइड्स ऑफ ऑल एनिमल सेल। सो ये क्या होता है, ब्रांच होता है न्यूट्रिएंट एंड स्टोरेज होमोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड मींस सेम तरह का आप कह सकते हैं यूनिट ज्वाइन से बनता है। इट इज मोर वाटर सोल्यूबल देन स्टार्च। स्टार्च से ज्यादा सोल्यूबल होता है। आपको पता है कि स्टार्च बहुत कम ही सोल्यूबल होता है वाटर में, बट उससे ये थोड़ा ज्यादा ही होता है। ग्लाइकोजेन मोलिक्यूल्स एग्जिस्ट इन अ कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ साइज विद द लार्जेस्ट मोलिक्यूल कंटेनिंग मेनी थाउजेंड ऑफ ग्लूकोज और ग्लाइकोसाइल यूनिट। सो सिमिलर फॉर्म में इसमें भी ग्लाइकोसाइल यूनिट ज्यादा ही होता है, बट इसमें मेन जो चेंज आता है यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स, और इसमें आप कह सकते हैं कि ब्रांचिंग में चेंज आता है। सो हेयर ऑल्सो C1 एंड C4 ऑफ ग्लूकोज वाइल 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू स्टैब्लिश होता है, एक्सेप्ट एट द ब्रांच पॉइंट। ब्रांच पॉइंट में क्या होता है, ये 1,6 कार्बन से ज्वाइन होता है, मींस 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। मेन डिफरेंस स्टार्च और ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में यही आता है, दैट इज ब्रांचिंग अकर आफ्टर एवरी 8 to 10 ग्लूकोज यूनिट। सो आफ्टर एवरी 8 to 10 ग्लूकोज यूनिट में यहाँ ब्रांचिंग होता है, बट यहाँ स्टार्च जो मैंने बताया था कि आफ्टर एवरी 24 to 30 ग्लूकोज यूनिट के बाद होता है ब्रांचिंग। so ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है, और दोनों में लगभग सेम ही है। सो फ्रेंड्स, मूव करते हैं अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स, जो कि होता है सेलुलोज। सो इट इज ऑल्सो लीनियर स्ट्रक्चर होमोपॉलीसैकेराइड्स ऑफ प्लांट सेल। ये ध्यान रखना कि ये प्लांट सेल में होता है, और ग्लाइकोजन होता है एनिमल सेल में। ये ध्यान में रखना है। बेसिक है, क्लास 10th 11th में आपने भी ये पढ़ा होगा सेलुलोज और ग्लाइकोजन के बारे में। इट इज परफेक्ट इनसॉल्युबल, सोल्युबल इन वाटर एंड फॉर्म द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। सो प्लांट सेल वॉल सेलुलोज से बना रहता है। आपको पता है प्लांट सेल वॉल सेलुलोज से बनता है, और एनिमल सेल वॉल जो होता है ग्लाइकोजन से बनता है। ईच सेलुलोज मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ वेरी लॉन्ग चेन ऑफ बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एस्टैब्लिश्ड बिटवीन C1 एंड C4 वाया बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहाँ पर ध्यान रखना का, यहाँ पर क्या होता है, बीटा लिंकेज होता है, बट ग्लाइकोजन या स्टार्च में जो आपने पढ़ा अल्फा लिंकेज होता है।
सो ये डिफरेंस है सेलुलोज और ग्लाइकोजन में। सो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा सेलुलोज का। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा ग्लूकोज यूनिट ज्वाइन होकर बनाया है एंड ब्रांचिंग आपका आफ्टर 8 और 10 में होता है। ओके, नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। आप लोग को लग रहा है आपने पॉलीसेकेराइड बता दिया, बट फंक्शन क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड्स का फंक्शन बताया। तो पॉलीसेकेराइड्स का फंक्शन क्या है? पहला यूनिट है कि स्टार्च, आपको पता है इट इज एक्ट एज स्टोरेज एलिमेंट। सिमिलरली पॉलीसेकेराइड लाइक स्टार्च और ग्लाइकोजन इट एक्ट्स एज एनर्जी एलिमेंट और सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको पता है कि स्टार्च या ग्लाइकोजन से एनर्जी प्रोवाइड होता है बहुत सारा सब्सटेंस में। ओके, सिमिलरली पॉलीसेकेराइड्स लाइक सेलुलोज एक्ट एज ए चीफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल। सेलुलोज का आपको पता है कि ये हमारे बॉडी को या अदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जैसे प्लांट या अदर में भी ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में मदद करता है। सो पहला फंक्शन है स्टोरेज, दूसरा एनर्जी, तीसरा स्ट्रक्चर। ओके, ये 3 की पॉइंट आप याद रखें, बाकी आप खुद से बना के भी एग्जाम में लिख सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स चलिए मूव करते हैं अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है अमाइनो एसिड और प्रोटीन। ओके, सो प्रोटीन के बारे में एक्चुअली मैं एक डेडिकेटेड लेक्चर भी आई थिंक बनाऊंगा, बट आपको यहाँ पर बेसिक ओवरव्यू लेना है कि अमाइनो एसिड होता क्या है। ओके, सो अमाइनो एसिड आर मोनोमर ऑफ प्रोटीन एंड ईच अमाइनो एसिड है या अमाइनो ग्रुप। अमाइनो एसिड में क्या होता है, एक मोनोमर ऑफ प्रोटीन होता है और हर एक अमाइनो एसिड में एक अमाइनो ग्रुप होता है। दीज आर एसिडिक कार्बोजाइल ग्रुप एंड अ साइड चेन आर ग्रुप। ओके, सो 20 अमाइनो एसिड हैव बीन फाउंड इन प्रोटीन। सो ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि कितना प्रोटीन में कितना अमाइनो एसिड रहता है। सो प्रोटीन में टोटल 20 अमाइनो एसिड रहता है एंड ऑल अमाइनो एसिड्स आर कायरल एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ओके, तो जितना अमाइनो एसिड होता है वो कायरल होता है एक्सेप्ट ग्लाइसिन। आई थिंक फ्रेंड्स आपको ऑलरेडी पता होगा कायरल और एकायरल। ओके, सो फ्रेंड्स कायरल एकायरल मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको पता ही होगा। एकायरल मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जिसका सुपर इम्पोजिबल इमेज रहता है। ओके, इमेज जब उसका बनाएंगे सुपर इम्पोजिबल होगा। आई थिंक आपने 11-12 में पढ़ा होगा। एंड कायरल मॉलिक्यूल्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ओके, सो कायरल मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, दोनों इमेज सुपर इम्पोजिबल नहीं होता है, मींस एक दूसरे के ऊपर नहीं आता है। सो दैट इज द कायरल एंड एकायरल। ओके, कायरल में नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज रहता है, एकायरल में सुपर इम्पोजिबल इमेज रहता है। सो आई होप क्लियर हो गया। सो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। यहाँ पर H2N है, यहाँ C है, यहाँ R, C डबल बॉन्ड OH एंड H। ओके, सो कमिंग टू नेक्स्ट दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। ओके, सो अमाइनो एसिड का बहुत सारा क्लासिफिकेशन है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ नॉन पोलर R ग्रुप, देन अनचार्ज पोलर R ग्रुप, then positively charged polar R group and negatively charged polar R group. Okay, so non polar R group में एग्जांपल आया guys ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, लियोसिन, आइसोसिन एंड मिथोनिन और अदर आप देख सकते हैं। सिमिलरली अमाइनो एसिड विद अनचार्ज मींस वैसा अमाइनो एसिड जिसमें कि अनचार्ज पोलर R ग्रुप रहे, एग्जांपल सेरिन, थेरोइन या एस्पेराजिन या ग्लूटामिन, टायरोसिन या साइटोसिन। सिमिलरली अमाइनो एसिड विद पॉजिटिवली चार्ज पोलर R ग्रुप, एग्जांपल है लाइसिन, आर्गिन, हिस्टिडाइन। Similarly, amino acid with negatively charged group, example है aspartic acid and glutamatic acid. Okay, so on the basis of characteristic of amino acid ये classification है। So friends move करते हैं अपना next important point जो कि बहुत ही important है आपका सेमेस्टर एग्जाम के लिए, that is the deuteric ionic form of amino acid. So deuteric ion को वैसा आयन को कहते हैं जहां पर both positive and negative charge equal हो। Okay, और आप कह सकते हैं deuteric ion are those type of ion which contain equal number of positive as well as equal number of negative charge. So this we call as deuteric ion. चलिए अपने नोट्स की ओर बढ़ते हैं। Amino acid which contain both acidic and basic energy group and these groups are ionizable. Amino acid occur as a dipolar or deuter ion in dry state. In this form, the carboxyl group is present in carboxylate ion and the amino group is present as amino ion. Okay, so अमाइनो ग्रुप अमाइनो आयन की तरह प्रेजेंट रहता है, कार्बोक्सिलाइड ग्रुप कार्बोक्सिलाइड आयन की तरह प्रेजेंट रहता है। सो दिस इज द ड्यूटरनिक आयन फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड। ओके, सो फ्रेंड्स अब मूव करते हैं अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि होता है इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। ओके, सो एक्चुअली ये ऑलरेडी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में हमेशा लगभग आ ही जाता है। सो फ्रेंड्स इसेंशियल अमाइनो एसिड वैसे अमाइनो एसिड को कहेंगे जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट नहीं है एंड वी हैव टू टेक फ्रॉम अदर सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स से लेना पड़ेगा, उसको कहेंगे इसेंशियल अमाइनो एसिड। सिमिलरली नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड आर दोज टाइप ऑफ एसिड जो कि हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है एंड वी नीड नॉट रिक्वायर टू टेक फ्रॉम अदर सोर्स। सो ये हुआ इसेंशियल नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। ओके, एग्जांपल देख सकते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड का वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, फेनाइललानिन, trypsin, histidine, threonine, methionine and lysine. So these are the essential amino acid. Okay, so amino acid that can be synthesized by the body are non-essential amino acid and that cannot be synthesized by the body are called essential amino acid. So I hope essential non-essential में clear हो गया होगा। Coming to next important part guys, that is the protein. Okay, so चलिए थोड़ा basic idea लेते हैं प्रोटीन क्या होता है।
So protein is also known as polypeptide or organic compound. So these are basically organic compound made up of amino acid arranged in a linear chain folded into a globular form. Okay, and amino acid basically combined by a peptide bond. ये आपको ध्यान रखना है शॉर्ट फॉर्म में that amino acid जो होता है पेप्टाइड बॉन्ड से कंबाइन होता है टुगेदर. ओके, एंड दे फॉर्म द प्रोटीन. Sequence of amino acid in protein is defined by the sequence of gene which is encoded in genetic code. Okay, so amino acid का sequence कैसा होगा वो basically हम लोग कैसे जानते हैं थ्रू द जेनेटिक कोड्स, और जीन का किस तरह सा सीक्वेंस है उस पर डिपेंड करता है कि अमाइनो एसिड का सीक्वेंस कैसा रहेगा. सो आई होप आपको प्रोटीन का क्लियर हो गया. नहीं क्लियर हुआ, नो नीड टू वरी अबाउट दैट, मैं इस पे डेडिकेटेड लेक्चर लाने वाला हूँ. ओके, सो जस्ट वेट फॉर सम टाइम. कमिंग टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट द न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड. ओके, चलिए बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल दैट इज द न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड. ओके, और आल्सो कॉल्ड डीएनए एंड आरएनए. सो पहले बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स. सो न्यूक्लियोटाइड्स आर मोलिक्यूल दैट आर ज्वाइंड टुगेदर एंड मेक अप द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आरएनए एंड डीएनए. सो आरएनए और डीएनए का जो भी स्ट्रक्चर बनता है किससे बनता है? बाय द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोटाइड. इसीलिए हम लोग पहले न्यूक्लियोटाइड डिस्कस करें, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड डिस्कस करेंगे. ओके, a nucleotide composed of nitrogenous base either purine or pyrimidine and a 5 carbon sugar and a phosphate group. Okay, so तीन चीज से बना है न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजनस बेस और दूसरा हुआ आप कह सकते हैं कार्बन सुगर एंड थर्ड हुआ फॉस्फेट ग्रुप. ओके, टुगेदर द नाइट्रोजनस बेस एंड सुगर कंप्राइज द न्यूक्लियोसाइड एंड द फॉस्फेट ग्रुप फॉर्म बॉन्ड विद फिफ्थ कार्बन एंड कंप्लीट द न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन. ओके, सो फॉस्फेट ग्रुप जो होता है फिफ्थ कार्बन से बॉन्डेज बनाता है और ये न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन में कंप्लीट करता है. Similarly, ribonucleic acids or ribonucleotides are nucleotides where the sugar is ribose. Okay, अगर sugar ribose हुआ तो ribonucleotides हो गया. Okay, and if purine is either adenine or guanine. If pyrimidine, then either cytosine or uracil. Okay, so अगर pyrimidine हुआ तो यहाँ पर cytosine और uracil हुआ. अगर purine हुआ तो वहाँ पर क्या होगा? adenine और guanine होगा sugar. Okay, similarly, deoxyribonucleotides are nucleotides which are the sugar where the sugar is deoxyribose and nitrogenous base. If purine either adenine or guanine. अगर pyrimidine हुआ तो either cytosine और thymine होगा. ओके, सो आई होप कि क्लियर हो गया न्यूक्लियोटाइड. नहीं क्लियर हो तो आप नोट्स को बढ़िया फिर से पढ़ें, क्लियर हो जाएगा. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोज सुगर दैट द राइबोज सुगर एंड डीऑक्सीराइबोज सुगर आप देख सकते हैं. एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजनस बेस. यहाँ पर देख सकते हैं NH2 लगा हुआ है. ये एडेनिन का है, ये गुआनिन का है, सिमिलरली ये साइटोसिन का. तो स्ट्रक्चर आप देख लें, एग्जाम पर्पज से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जस्ट आप ओवरव्यू ले लें क्योंकि मकाओ का कोई भरोसा नहीं रहता. ओके, सो एनीथिंग कैन बिकम. सो फ्रेंड्स, मूव करते हैं अपना लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर दैट इज द न्यूक्लियोटाइड. ओके, और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड? So nucleotide have following function. पहला, they are structural unit of nucleic acid. न्यूक्लिक एसिड बनता ही है न्यूक्लियोटाइड से. दूसरा है ये मेटाबॉलिज्म सेंट्रल रोल प्ले करता है. थर्ड है दे सर्व एज सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड से एटीपी या जीटीपी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट या गुआनिन ट्राइफॉस्फेट इससे बनता है. इट ऑल्सो हेल्प और दे पार्टिसिपेट इन सेलुलर सिग्नलिंग. ओके, सेलुलर सिग्नलिंग क्या होता है? जैसे सपोज आपने पढ़ा होगा सिग्नलिंग या ब्रेन वगैरह में सिग्नल ट्रांसफर होता है. सो कैसे होता है? थ्रू सेलुलर सिग्नलिंग. ओके, मीन सेल के थ्रू सिग्नल ट्रांसफर होता है. सो इट ऑल्सो हेल्प इन सेलुलर सिग्नलिंग. एग्जाम्पल हो गया CM या GM. होमवर्क है आपका, ये फुल फॉर्म आपको नेट से सर्च करके कमेंट करना है कि आपका ये फुल फॉर्म क्या होगा. ओके, और आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं. लास्ट है दे एक्ट एज important cofactor for enzyme reactions such as coenzyme, FAD या FMN या NADP etc. Okay, so this is the important cofactor for enzymic reactions too. आप सिंपली आप कह सकते हैं enzyme reaction में भी हेल्प करता है न्यूक्लियोटाइड. ओके, आप न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर भी यहाँ पर देख सकते हैं. यहाँ पर क्या, ये ईस्टर बॉन्ड हुआ, ये सुगर फॉर्मेशन हुआ एंड दिस इज द नाइट्रोजनस बेस. ओके, दैट द N बीटा ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड यहाँ बन रहा है. ओके, सो दिस इज द ऑल अबाउट दिस. सो फ्रेंड्स, thus we have completed this important lecture. एंड आई होप आपको यह वीडियो समझ में आएगा. कुछ भी दिक्कत हो कहीं भी फील फ्री टू कमेंट है, कुछ सजेशन या कुछ भी देना चाहते हैं फील फ्री टू कमेंट. ओके, और आप वीडियो को लाइक नहीं करें, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर गेटिंग सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर स्टडी ग्रुप फॉर गेटिंग नोट्स फ्री. ओके, होप इन्फॉर्मेटिव टू यू. टिल देन, बाय बाय, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.